अच्छा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्मिलबोस मैगन्स पीएलसी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 है स्मिलबोस मैगन्स पीएलसी हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग कटलरी फॉर मैनी इयर्स। इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2011 और 2012 की हमें दी हुई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नॉन करंट एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी और ऑफिस इक्विपमेंट है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। टोटल एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी। इनकम स्टेटमेंट दी हुई है 2012 की। देखें जरा इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट लेस डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या नाम होता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा? पीबीआईटी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब पीबीआईटी। फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, टैक्सेशन है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स का क्या मतलब है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटा, उससे पहले रिक्वायरमेंट देख लें। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 16 मार्क्स। फिर बी में कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2012 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7। मतलब ये पूरा कैश फ्लो का ही सवाल है। 16 और 13 29 मार्क्स का, लेकिन किया ये है कि ए पार्ट में इसने आपसे बनवाया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला, और फिर बी पार्ट में वो कह रहा है पूरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाओ। सही है ना? तो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो हम ए पार्ट की हेडिंग में शो कर देंगे, और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेके इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग फिर हमारे पास हो जाएगा बी पार्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ रहा हूँ बेटा, वो कह रहा है डेबेंचर्स रिडीम किए एट पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। नोट 2 में कहता है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 27,500 was sold during the year for 10,000. It had been depreciated by 19,600. प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है, सही है। और आगे कहता है नोट 3 में एडिशनल मशीनरी परचेज की एट अ कॉस्ट ऑफ 35,000. There is no depreciation charge in the year of acquisition. There were no acquisition or disposal of office equipment. सही है। अब बेटा सबसे पहले ए पार्ट में क्या बनाना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखते हैं बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगेन इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं इसमें, याद है। स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से या पीबीआईटी से। बताएं भाई इस सवाल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट या पीबीआईटी गिवन है क्या? इस सवाल में देखिए इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से गिवन है 34548। 34548। इसमें ऐड बैक कर देते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसा कि डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के बारे में हमें देखना पड़ेगा। यार इस सवाल में दो एसेट्स हैं नॉन करंट, एक प्लांट एंड मशीनरी और एक ऑफिस इक्विपमेंट। तो देखिए भाई डेप्रिसिएशन कैसे आएगी। नोट 2 में इसने कुछ बताया डेप्रिसिएशन के बारे में, वो तो डिस्पोजल के बारे में बता रहा है, एक एसेट हमने बेचा है। और नोट 3 में बता रहा है एडिशनल मशीनरी खरीदी है, जिस साल में हमने मशीनरी खरीदी है उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, और कोई डिस्पोजल या एक्विजिशन ऑफिस इक्विपमेंट में नहीं हुआ। सही है। यार देखो यहाँ जो वैल्यू दी हुई है ये कहलाएगी नेट बुक वैल्यू। क्या कहलाएगी बेटा? नेट बुक वैल्यू। सवाल में जो वैल्यू गिवन होती है हमेशा वो होती है नेट बुक वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी की अगर आप देख लें नेट बुक वैल्यू, बेटा साल के शुरू में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी हुई है 2011 में, देखें कितनी है 64,900 नेट बुक वैल्यू। और क्लोजिंग वैल्यू 2012 में देखें कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की 82,500। यार देखो दो बातें हैं, एक होता है कॉस्ट का अकाउंट, एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और इन दोनों को अगर नेट कर ले तो क्या आ जाता है? नेट बुक वैल्यू। यार कुछ सवालों में कॉस्ट अलग गिवन होती है, प्रोविजन अलग गिवन होता है। अगर प्रोविजन गिवन हो तो डेप्रिसिएशन किसके थ्रू आएगी बेटा? प्रोविजन अकाउंट के थ्रू आएगी। लेकिन अगर प्रोविजन ना गिवन हो तो मजबूरन हमें कौन सा अकाउंट यूज करना पड़ता है? नेट बुक वैल्यू अकाउंट। नेट बुक वैल्यू अकाउंट में दोनों आता है, जो नया एसेट खरीदा वो भी आ जाता है, और जो डेप्रिसिएशन है वो, याद है रीवैल्यूएशन मेथड जो हम यूज करते थे उसमें भी हम यूज करते थे नेट बुक वैल्यू। अच्छा बेटा ओपनिंग क्लोजिंग, अगर हमने कोई एसेट बेचा तो वो कहाँ चला जाएगा? डिस्पोजल। अच्छा जो एसेट बेचा, चूंकि ये NBV अकाउंट है, नेट बुक वैल्यू जो एसेट बेचा उसकी भी क्या आएगी? नेट बुक वैल्यू। यार देखो अगर हम कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं ना तो डिस्पोजल में क्या आती? ओरिजिनल कॉस्ट। अगर हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो डिस्पोजल में क्या चीज आती? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती। बेटा यहाँ पे अगर आप देखो नोट 2 में कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 27,500 वाज सोल्ड फॉर 10,000। 10,000 तो रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे भी। इट हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 19,600। तो बेटा कॉस्ट में से प्रोविजन माइनस कर दें, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी।
जो कॉस्ट है वो कितनी है बताएं, 27,500, और कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, 19,600, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा नेट बुक वैल्यू 7,900। अब जो डिफरेंस है वो एडिशन आ जाएगा बैंक। यार ये कैसे आया जरा देखें, ये तो सवाल में हमारे पास गिवन है कि हमने कोई नई मशीनरी खरीदी है, हाँ गिवन है नोट 3 में, नई मशीन कितने खरीदी है, 35। यार अब इसको बैलेंस कर लें तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और वो है डेप्रिसिएशन। कैसे इन दोनों को ऐड करें, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग, याद है रीवैल्यूएशन मेथड जो हम यूज करते हैं, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग, तो इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी डेप्रिसिएशन। बेटा बड़ी साइड आ रही है डेबिट 99,900, इसमें से माइनस करें 9,500 डेप्रिसिएशन है, तो 9,500 बेटा जो डेप्रिसिएशन आई ना वो किसकी आई हमारे पास, वो आई प्लांट एंड मशीनरी की। किसकी आ गई, प्लांट एंड मशीनरी। अब इस सवाल में एक और भी एसेट है और वो है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में ही हम यही हरकत कर लेते हैं, उसमें भी हम नेट बुक वैल्यू अकाउंट बना लेते हैं। बेटा ओपनिंग वैल्यू आ रही है डेबिट पे, कितनी दी हुई है 2011 में, देखें ऑफिस इक्विपमेंट 2011 में देखें कितनी दी हुई है 38,355। क्या इस साल कोई नया खरीदा है, नहीं, नोट 4 में बता रहा है ना तो खरीदा है ऑफिस इक्विपमेंट ना तो बेचा है। तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी है बताएं ऑफिस इक्विपमेंट की 2012 में 34,519। बेटा इन दोनों का डिफरेंस लगा लें तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यार जो शुरू में इक्विपमेंट था 38,355 का, ना कोई खरीदा ना कोई बेचा, एंड में कितने का रह गया 34,519। ये जो वैल्यू गिर गई क्या है जादू है, नहीं ये डेप्रिसिएशन है। कितनी डेप्रिसिएशन है 3836। तो देखिए दोनों में सेम मेथड यूज किया है, अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें एडिशन भी है डिस्पोजल भी है, इसमें ना एडिशन है ना डिस्पोजल है, तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें, आ गया 3836। तो बेटा अब इन दोनों को ऐड कर लें, प्लांट एंड मशीनरी और ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड कर लें। बेटा टोटल डेप्रिसिएशन है हमारी 1,336। अच्छा बेटा अब टोटल डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें। ऐड बैक क्यों की भाई, डेप्रिसिएशन बेटा एक इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस तो है लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे ऐड बैक। अच्छा और क्या है, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। अब ये देखते हैं भाई ये कैसे आएगा गेन या लॉस। यार गेन या लॉस का सारा डेटा दिया हुआ है नोट 2 में। अगर आप देखें बेटा इस साल हमने एक एसेट बेचा जिसकी कॉस्ट कितनी थी बताएं भाई, नोट 2 में देखें प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट 27,500, कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड माइनस करते हैं आ जाती है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचते हैं तो गेन, कम में बेचते हैं तो लॉस। कॉस्ट है 27,500 और प्रोविजन कितना दिया हुआ है बेटा, प्रोविजन है 19,600, कॉस्ट में से प्रोविजन माइनस करें 7,900, बुक में वैल्यू थी और बेचा कितने में 10,000, बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचा तो गेन आ जाएगा। अच्छा गेन वैसे तो हमारा अदर इनकम में ऐड हुआ होगा लेकिन हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं भाई, जो गेन है या लॉस है हमें वो नहीं चाहिए बल्कि टोटल वैल्यू चाहिए जितने का बेचा। और टोटल वैल्यू हम कौन सी हेडिंग में शो करते हैं, इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग जितने का बेचा, जितना गेन हुआ या लॉस हुआ सिर्फ वो नहीं चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए जितने में बेचा। तो जो गेन हुआ उसको माइनस कर देंगे, जो लॉस हमने एक्सपेंस माइनस किया होगा उसको प्लस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और जितने का बेचा, कितने में बेचा है 10,000, वो पूरी वैल्यू शो करेंगे हम कहाँ पे, इन्वेस्टिंग की कैटेगरी। अच्छा बेटा और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते हैं। आपको पता है वर्किंग कैपिटल में नॉर्मली तो 3 चीज़ें आती है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेबल, और अगर अदर पेबल होगा तो वो भी आएगा। इस सवाल में अदर पेबल नहीं है। इन्वेंट्री, अच्छा अब देखें 1652 से इन्वेंट्री कितनी हो गई 18,758, इंक्रीज हो गई। ऐसे ही रिसीवेबल और पेबल में देखेंगे बेटा, इन्वेंट्री चूंकि एक करंट एसेट है और कैश भी एक करंट एसेट है, कैश या बैंक, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी मतलब कैश क्या होगा, डिक्रीज। भाई एक करंट एसेट बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, सही है ना। इसका मतलब इन्वेंट्री खरीदी है तो कैश जा रहा होगा। ऐसे ट्रेड रिसीवेबल देखें बेटा 12,517 से 17,623, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है मतलब कैश कम हो रहा है। रिसीवेबल बढ़ रहा है इसका मतलब उधार पे माल बेच रहे हैं, उधार पे माल बेच रहे हैं इसका मतलब पैसे आ नहीं रहे हमारे पास, सेल तो हो रही है लेकिन पैसे नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। पेबल और कैश का जो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्यों, क्योंकि पेबल और कैश अलग अलग कैटेगरी है, पेबल लायबिलिटी है और कैश एसेट है। तो पेबल अगर आप देखें ट्रेड पेबल बढ़ रहा है, पेबल बढ़ रहा है मतलब कैश भी बढ़ रहा है,
पेबल बढ़ने से कैश क्यों बढ़ता है यार? पेबल बढ़ रहा है इसका मतलब हम माल खरीद रहे हैं उधार पे, उधार पे जब गुड्स खरीदेंगे तो कैश कंजर्व होगा, सही, कैश सेव होगा। तो ये तीनों के चेंजेस हमने लिख दिए। अच्छा, अब ये आप चाहें तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है इसकी कि पहले तो इनका हम नेट कर दें, फिर वर्किंग कैपिटल को अलग नेट कर दें, और चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद बेटा एक चीज़ और आती है और वो है इंटरेस्ट पेड या कैश टैक्स पेड, सही है ना? ये जो आंसर आया ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। अगर आपको याद रहे तो लिख दिया करें, और ना याद रहे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, सही। ये वाला पार्ट ए अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें पार्ट ए में एक और चीज़ आती है इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। यार अगर आप देखें इस सवाल में इंटरेस्ट तो है, लेकिन इस सवाल में कोई अदर पेएबल नहीं है। अदर पेएबल नहीं है मतलब बेटा जितना इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हुआ होगा वो सारा का सारा इंटरेस्ट क्या हो गया होगा? पे हो गया होगा, सही है। तो इंटरेस्ट पेड आ गया हमारे पास 1600, जितना भी इंटरेस्ट है वो पूरे का पूरा पे हो गया। माइनस कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट पेड अभी तक हमने माइनस किया ही नहीं है। हम कहाँ से स्टार्ट किया था? पीबीआईटी से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जितना इंटरेस्ट पे कर दिया उतना हम क्या कर देंगे? माइनस। ऐसे बेटा इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट से आया, सही है। अब आ जाते हैं टैक्स पेड। यार देखो टैक्स पेड का अगर आप देखें सवाल में, क्या टैक्सेशन पिछले साल का दिया हुआ था 4200, इस साल है 5800। और अच्छा, अब इसके लिए हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा क्योंकि अलग अलग फिगर्स दिए हुए। तो टैक्स पेड का एक अकाउंट बनाते हैं टैक्स अकाउंट। याद है सारे एक्सपेंस के लिए पाप अकाउंट बनता है, प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड, प्रीपेड। लेकिन टैक्स कभी भी प्रीपेड नहीं होता, सिर्फ अक्रूड है। तो आप देखो बेटा बैलेंस बीडी आ रहा है, पिछले साल टैक्स पेबल करंट लाइबिलिटी में आ रहा था 4200, और इस साल अगर आप देखो टैक्स पेबल कितना आ रहा है 5350। और जो हमने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया वो क्या एंट्री बनती है? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और टैक्स अकाउंट क्रेडिट। कितना आ रहा है इनकम स्टेटमेंट में? टैक्स एक्सपेंस देखें 5800। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैंक आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें, क्रेडिट साइड को इसमें से माइनस करें जी। बेटा अब लॉजिक ये है कि 4200 पिछले साल का टैक्स ड्यू था, इस साल का मजीद देना है 5800। टोटल ये बन गया आपका 10,000। 10,000 में से सिर्फ 5350 पेएबल रह गया। इसका मतलब इतना टैक्स हमने क्या कर दिया? पे ऑफ। यार इस पे हमने पहले भी बात की थी, इंपॉर्टेंट है वर्किंग। अभी बचपन से लेके अभी तक जो हम पाप अकाउंट, आपा अकाउंट बनाते थे उसमें बैंक गिवन होता था और हमें इनकम स्टेटमेंट वैल्यू निकालनी होती थी। क्यों? क्योंकि कैश बुक गिवन होती थी और हमें क्या बनानी पड़ती थी? इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट गिवन है और हमें क्या बनानी है? एक्चुअली कैश बुक बनानी है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है मतलब कैश बुक बनानी है। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए बैंक की। ये आ जाएगा टैक्स पेड। तो बेटा एक्चुअली जो पे किया है वो आता है, एक्सपेंस नहीं आता। जो टैक्स पे किया है वो आता है। तो कितना टैक्स पे किया बेटा? 4650। आप इंटरेस्ट और टैक्स पे कर दें, ये हो गया 6250। बेटा ये जो फाइनल आंसर आया था इसमें से माइनस कर दें, फाइनल आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। तो ये बेटा ए पार्ट हमने कर लिया सक्सेसफुली, और ये 16 मार्क्स की वर्किंग थी यहाँ तक ना। ये 16 मार्क्स की वर्किंग, और ये सारी रफ वर्किंग शो करना जरूरी है वरना मार्क्स कटेंगे। हाँ ये सारी रफ वर्किंग जरूरी है जी। बेटा ये 2012 का क्वेश्चन है। अच्छा बेटा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे हम बात कर रहे हैं, और अब हमें पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। कंपनी का नाम लिख के इज्जत से बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड। ये हेडिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, A2 के अंदर मार्क्स डिडक्ट हो सकता है अगर आपने खास तौर पे कंपनी की हेडिंग्स खाए तो अच्छा नहीं होगा। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो पहले ही हम निकाल चुके हैं ए पार्ट से, ये आ गया फाइनल आंसर। ऑपरेटिंग के बाद सेकंड क्या होता है बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग आसान है। इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं? नॉन करंट एसेट्स देखते हैं, बाय या सेल। यार मुझे बताओ, यहाँ पे नोट 2 में क्लियरली दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी बेचिए, कितने में? 10,000 में। 10,000 में बेचिए तो इन्फ्लो हो जाएगा। और इसके अलावा तो कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं हुआ ना ऑफिस इक्विपमेंट का। तो एक परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, कितने का भाई बताएं? अच्छा ये तो हमने बात की किसकी? देखो एक तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा एडिशन हुआ है 35 का, और एक जो है वो हमने डिस्पोजल किया है प्लांट एंड मशीनरी 10,000। यार नोट 3 में देखें हमने नया मशीनरी खरीदा है, जब मशीनरी खरीदेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा। और एक एग्जिस्टिंग हमने प्लांट एंड मशीनरी बेचा भी है, कितने में? 10,000 में।
अगर बेच दिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनफ्लो हो जाएगा। बस ये दो ही चीज़ है ना। और वो कह रहा है इक्विपमेंट में तो ना कोई डिस्पोजल है ना तो कोई हमारा क्या एक्विजिशन, तो ये इसको नेट कर दें। ये हो गया हमारा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज क्यों लिखा, क्योंकि माइनस में आ रहा। अब तीसरी हेडिंग डाल देंगे और वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यार हमने पहले भी बात की, नॉन करंट एसेट्स वाला जो पूरा सेक्शन है ना वो कहाँ शो होता है भाई, नॉन करंट एसेट वाला इन्वेस्टिंग में, और जो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है वो कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में। अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ आपका फाइनेंस वाई वाला सेक्शन, इक्विटी एंड रिजर्व्स। एक इक्विटी एंड रिजर्व, एक नॉन करंट लाइबिलिटी, वो कहाँ आ जाएगा, फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में आ जाए सवाल के अंदर। मुझे बताएं बेटा इस सवाल में कोई लोन वगैरह रीपे हो रहा है क्या। बेटा पहले डेवेंचर कितना था 50,000, अब कितना हो गया 30, तो डेवेंचर बाय बैक कर लिया हमने। यार डेवेंचर लोन होता है, लोन जब पे करेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा कितना 20, 50 से 30,000 हो गया ना। और बेटा अगर आप देखो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, इन दोनों को मिला के चेक कर सकते हैं। अगर अलग अलग देखेंगे 40 और 60, शेयर कैपिटल 20 से बढ़ रहा है और प्रीमियम 8 से 18 10 से बढ़ रहा है, तो टोटल 30 से बढ़ रहा है। ये भी देख सकते हैं 48 और 78 का डिफरेंस। 48 क्या है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, और 78 हो गया सही। तो 30,000 के हमने नए शेयर इशू किए होंगे। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। यार देखो इशू ऑफ शेयर्स होते हैं वो एक ही ट्रांजैक्शन होता है जिसमें नॉमिनल वैल्यू कहाँ जाती है, शेयर कैपिटल में, और एक्सेस वैल्यू कहाँ जाती है, शेयर प्रीमियम में। सही है ना, ट्रांजैक्शन एक ही होता है। तो प्रोसीड्स में आ जाएगा, ये इनफ्लो हो जाएगा। इस सवाल में कोई डिविडेंड तो पे नहीं किया। अगर डिविडेंड पे करेंगे बेटा तो वो भी कहाँ आएगा, वो भी आएगा हमारा फाइनेंसिंग में। अगर आप देखो बेटा इनफ्लो 30 और आउटफ्लो 20, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा +10। तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब इन तीनों को नेट कर सकते हैं कैसे बेटा, ऑपरेटिंग से इनफ्लो हो रहा है 36,295, इन्वेस्टिंग से आउटफ्लो हो रहा है, और फाइनेंसिंग से इनफ्लो, तीनों को नेट कर दें। इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो नेट इंक्रीज हो जाएगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पूरे साल में जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो बढ़ा है कितने से, 21,295। बताएं साल के शुरू में कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ था, साल के शुरू में, साल के शुरू में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ था, और वो अगर आप देखो 2011 में 6459, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 6459। बेटा ओपनिंग इतना पड़ा हुआ था, इस साल इतने से बढ़ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्लोजिंग आ जाना चाहिए। कितना आ रहा है देखें, इन दोनों को प्लस कर दें, ये आ रहा है 27754। इसको चेक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन भी है 2012 में करंट एसेट्स में। सही है ना, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब करंट एसेट है, नेगेटिव आ रहा है तो करंट लाइबिलिटी। अगर आप देखें बहुत आसान हो गया अभी है, 13 मार्क्स हमें और मिल गए, टोटल 29 मार्क्स का हमने क्वेश्चन कर लिया।